पूरे देश भर के ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो इतना अच्छे से चल रहा था कि बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे कॉमन पब्लिक ये मानते थे कि बाय द एंड ऑफ 1922 इंडिया को शायद ब्रिटिशरों से फ्रीडम मिल जाएगी। पर गांधी ने ये पूरे नेशनल मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया सिर्फ चौरी चौरा इंसिडेंट का बहाना देके। आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का सबसे पहला स्कैम था। गांधी को असैसिनेट किया गया तो उनके फॉलोअर्स, जो नॉन वायलेंट के फॉलोअर्स, उन्होंने सबसे पहले जाके चित्पावन ब्राह्मण्स थे, उसके जो सबसे बड़ा जो लिंचिंग था इंडिया के अंदर नारायण सावरकर जी का, उनको रातों रात अपने घर से घसीट के उनको स्टोन कर करके उनको उधर ही मार डाला। और जब पार्टीशन हो जाता है, जो हिंदू रेफ्यूजीज थे, जो इधर शेल्टर लेने आए हैं, जो बहुत ही ट्रॉमा के थ्रू गुजर के आए हैं, उनको कंटिन्यूसली ये बोला जा रहा है कि आप इंडिया में मत रहो, आपका इधर वेलकम नहीं है, आप जाओ वापस पाकिस्तान में और वहीं ही रहो, आपकी उधर संपत्ति है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज है। जबकि यही जो लोग हैं वो वहाँ से कट कट के बच के वापस आए हैं। इनफैक्ट नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हम बोल नहीं सकते, ऐसे सब शब्द यूज किए हैं ये रेफ्यूजीज के बारे में कि ये लोग क्यों दिल्ली आ गए, दिल्ली को गंदा क्यों कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सात्विक है और आप देख रहे हैं आन्विक शिकी विद सात्विक। और यूजुअली हम बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, बट रिसेंटली मैंने मोनोलॉग सीरीज शुरू की है। मेरा सिंपल गोल ये है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊं जो दूसरे पॉडकास्ट गेस्ट नहीं बता सकते, या उनका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद अपनी रीडिंग्स में पाई है जो मैं डायरेक्टली आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई इंडिया में जो मुझे मजबूर कर दी कि ये स्टोरी मैं आपके सामने लाऊं। तो आप सभी को पता है कि रिसेंटली कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, जो बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से उधर मौजूद है, उसने एक ऐसा बिल पास किया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। और वो है कि मुस्लिमों के लिए उन्होंने 4% रिजर्वेशन दिया है बेस्ड ऑन रिलीजन। ये कभी नहीं हुआ है आज तक पहले। और यही नहीं, जो कर्नाटका के डिप्टी सीएम है शिव कुमार जी, उन्होंने तो न्यूज़ चैनल पे आके ओपनली बोल दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम संविधान भी बदल देंगे ये रिजर्वेशन पास करने के लिए। और जबकि आपको मालूम है कि राहुल गांधी, जो इनके नेशनल हेड है, एक तरीके से डी फैक्टो हेड है, वो पूरे टाइम हमारे पार्लियामेंट और बाकी हर जगह पे रैलीज में हमेशा वो एक छोटी सी कॉपी लगाते हैं, लाल किताब लेके घूमते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और कहते रहते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बचाऊंगा। और जब एक्चुअली उनके खुद के लोग जब ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। और ये कोई कांग्रेस की हिपोक्रेसी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ 10 साल से पावर में नहीं है ये पार्टी, तो ये पागल हो गई है या कुछ ऐसे चीज़ें कर रही है। बट लेट मी टेल यू कि ये हमेशा से इनके डीएनए में था। हमेशा से मतलब राइट सिंस इट्स इंसेप्शन 1885 में जब एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी तब से। और हमको तब भी लगता था कि 1947 में जब इन्होंने ये फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे लिए किया है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में, इस टाइम पे ये हिंदुओं की पार्टी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि तभी दो मेजर पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और हमें ये बाय डिफॉल्ट लगता है कि क्योंकि मुस्लिम लीग में काफ़ी क्लियरली मुस्लिम वर्ड लिखा हुआ है, तो वो मुस्लिमों की पार्टी है, और इसलिए फिर हिंदुओं की पार्टी बचती है कांग्रेस। बट अभी जो मैं आपको ये पूरा इनका चिट्टा पिट्टा खोलने वाला हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये कभी इनका गोल था ही नहीं। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, इनकी ओरिजिन से। तो कांग्रेस का जन्म 28 दिसंबर 1885 को हुआ था मुंबई में। और कांग्रेस के जो ये फाउंडर थे उनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम खुद कौन थे? वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश राज को सर्व करते थे। और उन्होंने लगभग अपने पूरे कार्यकाल में ये समझा कि इंडिया के अंदर फिर से 1857 जैसा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो सकता है, ऐसा रिबेलियन जिसने ऑलमोस्ट ब्रिटिश राज को इंडिया से हटा दिया था। तो इन्होंने ये सोचा कि जो इनके दूसरे कलीग्स हैं उनके सलाह से एक ऐसा सेफ्टी वॉल बनाया जाए जो ब्रिटिश राज को एक तरीके से सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है, कि जब लोग, जो कॉमन पब्लिक है, इसके अंदर जब भी कुछ एक अनरेस्ट हो या फिर कुछ एक ऐसी भावना प्रकट हो जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है, उसको ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है आराम से इसको दबा पाए, इनको आराम से बहला फुसला के चुप करा दे, साइड में रख दे, और ब्रिटिश की जो भी डिमांड्स है वो इन पे स्मूथली थोप दे। तो इससे जन्म हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये जो मैंने आपको कहा कि दिसंबर 1885 में हुआ था, तो इन्होंने क्या किया कि 72 बहुत ही केयरफुली चोजन डेलीगेट्स
इनको ही सिर्फ इनविटेशन दिया। और वो ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश एजुकेटेड इलीट्स थे, जो अपनी लाइफ बहुत ही आराम से जी रहे थे। और वो क्यों थे? क्योंकि वो ब्रिटिश के कुछ फेवर्स पे जी रहे थे, वो उनके लॉयल थे, वो उनके चमचे थे, जैसा आपको कहना है बस। तो इसके अंदर कुछ ऐसे नाम है, जो है WC बनर्जी, एक थे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया गया है, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। और उनमें भी एक पर्सन था जिनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और वो एक ऐसे थे जो फिर भी इनके खिलाफ काफ़ी हद तक बोल लेते थे, पर उनको स्टिल बुलाया गया था और एक्सपेक्टेड ये था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही सबसे पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। उसकी जगह पे WC बनर्जी को ही बनाया गया प्रेसिडेंट, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते थे जिससे ये जो इनका सेफ्टी वॉल बनाने का जो सपना था ये वो चूर चूर हो जाता। तो अभी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि जब ये पार्टी की शुरुआत हुई, जब इसकी एक स्थापना हुई, तो ये रिवॉल्यूशन के लिए नहीं पैदा हुई थी, ये हिंदुओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए पैदा नहीं हुई थी। ये सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि ये जो आपके हिंदू नेशनलिज्म हो रही है या हिंदू के कुछ एस्पिरेशंस ऊपर आ रहे हैं उसको दबाया जाए, और ये जो सूडो लीडरशिप है ब्रिटिश राज का, वो इन लीडरों के द्वारा कॉमन पब्लिक पे थोपा जाए। तो ठीक है, चलिए ये समझते हैं कि अब क्या हुआ। इनकी स्थापना तो हो गई, हमने ये भी देख लिया कि पूरी की पूरी जो कांग्रेस थी वो लॉयलिस्ट के द्वारा भरी गई थी। अब इसके अंदर ये जो रिवॉल्यूशनरीज है या जो नेशनलिस्ट है, इनकी एंट्री कैसे होती है? तो रफली टुवर्ड्स 1890 एंट्री होती है लोकमान्य तिलक की। और तिलक जी एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कांग्रेस के अंदर काफ़ी अच्छे से राइज करते हैं, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, और इसी वजह से एंट्री होती है कांग्रेस के अंदर नेशनलिस्ट की। जैसे हम सुनते हैं लाल बाल पाल, जो इनका एक ट्रियो है बहुत फेमस हुआ करता था, तो उसमें लाला लजपत राय जी जो पंजाब से आते हैं, लोकमान्य तिलक जी जो महाराष्ट्र से आते हैं, और बिपिन चंद्र पाल जो आते हैं कलकत्ता से। ये तीन मेन हमेशा से गढ़ बने हुए थे पूरे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, जहाँ से हमेशा से कोई ना कोई ऐसा लीडर आता था, रिवॉल्यूशनरी या पॉलिटिशियन जो भी है, जो हमेशा ही ब्रिटिशर्स के सामने खड़ा हुआ है। और फिर लोकमान्य तिलक जी की ही छत्रछाया में एक यंग लीडर ऊपर आता है, और उनका नाम होता है औरोबिंदो घोष, जो आगे जाके उनका नाम पड़ जाता है श्री औरोबिंदो, जो स्पिरिचुअल गुरु है बहुत बड़े, पौंडीचेरी में उनका बहुत बड़ा आश्रम है। और इसी के चलते 1907 में सूरत में जो कांग्रेस का सेशन होता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्प्लिट होता है, जिसके अंदर एक लॉयलिस्ट फैक्शन और एक स्वराजिस्ट फैक्शन वो अलग हो जाती है। और ये बहुत ही ब्रूटल होता है, इसकी कहानी अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है, कभी इस पर वापस चर्चा भी करेंगे। पर अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाता है सिलसिला एक ऐसी चीज़ का, एक ऐसे हैबिट का कांग्रेस के अंदर, कि अगर आप कांग्रेस की जो लॉयलिस्ट तरीके हैं या लॉयलिस्ट एक्शंस है उसके साथ आप अलाइन नहीं करते हो, तो आपको हमेशा ही पार्टी से अलग कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि 1907 में भी एक स्प्लिट हुआ, जो फर्स्ट स्प्लिट था। फिर 1939 में एक छोटा सा स्प्लिट होता है, जो एग्जैक्टली कांग्रेस का स्प्लिट नहीं होता है, बट सुभाष चंद्र बोस जी जो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और अलग होना पड़ता है। और ये जो स्प्लिट्स होती है कांग्रेस के अंदर, इसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने मिलती है। जैसे जो बहुत बड़ा स्प्लिट था वो था 1969 में, और वो था जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके अंदर स्प्लिट हुआ था कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में, जिसमें कांग्रेस आर का मतलब था कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट और कांग्रेस ओ का मतलब था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और एक और बहुत बड़ा मेजर स्प्लिट होता है 1978 में, उसमें दो कांग्रेस वापस बनती है, एक होती है कांग्रेस यू और एक बनती है कांग्रेस आई। कांग्रेस यू होती है कांग्रेस उर्स और कांग्रेस आई होती है कांग्रेस इंदिरा। और हमें जो लगता है कि जो आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो ये हाथ का सिंबल लेके बैठे हैं और जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इधर से भगाया, हम थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपने लोग खोए थे, वो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। ये है कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा। और आप देख ही रहे होगे कि यहाँ से भी सडनली गांधी का जो ये सरनेम है, ये कहीं से मस्त उल्टा चिपक के इन्होंने लपक लिया इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अब इन्होंने हिस्टोरिकली ऐसा क्या क्या चीज़ें की जिससे मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पहले भी हिंदुओं की पार्टी नहीं थी। तो अभी जो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है कांग्रेस के अंदर, जो इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन थे, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। और वो कैसे ऊपर आए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको ये पूरा बिल्डअप दिया है वो इसलिए दिया था ताकि आपको ये थोड़ा हार्ड हिट हो। क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी जो कांग्रेस के अंदर उन्होंने प्रोमिनेंस पाई, वो पाई थी बाय द बैकिंग ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? वो एक तरीके से आप कह सकते हैं लोकमान्य तिलक के
थोड़े काउंटर कलीग थे या काउंटर पार्ट थे, कैसे भी आप कहना चाहे। क्योंकि अगर लोकमान्य तिलक सबसे बड़े लीडर थे नेशनलिस्ट फ्रंट के, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे बहुत बड़े नेता लॉयलिस्ट फ्रंट के। और यही गोपाल कृष्ण गोखले सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल थे मोहनदास करमचंद गांधी को प्रोमिनेंस दिलाने के लिए कांग्रेस के अंदर। इसलिए आप सडनली देखते हैं कि जैसे ही लोकमान्य तिलक जी का देहांत होता है, वैसे ही गांधी का राइज होता है। वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। 1920s में सडनली एक नया लीडर ऊपर आ जाता है और देश की हिस्ट्री यहाँ से बदलने लग जाती है। तो अब समझते हैं कि आगे कांग्रेस की क्या एक्शंस रही थी। तो 1920 में गांधी ने सबसे पहला नेशनल लेवल पे एक मूवमेंट अनाउंस किया था और उसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट में पूरे के पूरे देश के सभी लोग, चाहे वो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, अपने आप को रिवॉल्यूशनरीज कहते हैं या अपने आप को नॉन वायलेंट कहते हैं, सभी के सभी लोग इसमें आंख बंद करके जुड़ गए थे। जबकि गांधी इसके अंदर भी एक बहुत अनोखा चीज़ लाए थे, वो था कि उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना था इस चीज़ में। जबकि जो हमारे सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उनका हमेशा से ये मानना था कि हमें अपनी कल्चर को ज़रूर प्रिजर्व करना चाहिए, बट मॉडर्नाइजेशन के तरफ भी जाना चाहिए कि जो टाइम के साथ चले और हम दुनिया में लोगों के साथ कदम से कदम मिला पाए। पर फॉर सम रीज़न गांधी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे इस चीज़ पे कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ही डाउट होने लग गया था गांधी के तरफ भी। बट लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि 1920 में तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, बट एक बहुत बड़ा हादसा होता है 1921 में। और ये जो हादसा हुआ था वो हुआ था केरला में। और केरला में ये जो हादसा था वो छोटा मोटा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा जेनोसाइड था हिंदुओं का मुस्लिमों के द्वारा, और इसका नाम था मोपला जेनोसाइड। और ये बहुत ही अजीब सा रीज़न बना के मुस्लिमों ने इसको जस्टिफाई किया था। और इसके बाद में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुका नहीं था, जो मेरे ख्याल से रुकना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये नेशनल लेवल मूवमेंट था। केरला की कुछ चीज़ है रही है, वो उधर ही आइसोलेटेड थी। ठीक है, माना हिंदूज़ हैं, हम टॉलरेंट हैं, हम थोड़ा समझते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। पर 1922 के मिड में एक बहुत अजीब सी इंसिडेंट होती है और ये बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड होती है, और वो होता है चौरी चौरा में। तो चौरी चौरा इंसिडेंट हमने बहुत बार हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हमारी हिस्ट्री बुक्स में स्कूल के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड होता है और हिंदुओं के द्वारा डोमिनेंटली ये हादसा होता है। और ये इंसिडेंट में एक पुलिस स्टेशन को बहुत ही वायलेंटली आग लगा दी जाती है हिंदुओं द्वारा, और इसमें बहुत ज़्यादा यूरोपियन ऑफिसर्स भी मरते हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन ऑफिसर्स भी मरते हैं। पर ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट पूरे देश भर के ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो इतना अच्छे से चल रहा था कि बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे कॉमन पब्लिक ये मानते थे कि बाय द एंड ऑफ 1922 इंडिया को शायद ब्रिटिशरों से फ्रीडम मिल जाएगी। पर गांधी ने ये पूरे नेशनल मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया सिर्फ चौरी चौरा इंसिडेंट का बहाना देके। आप देखिए कि ये एक पहली शुरुआत थी, या आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का सबसे पहला स्कैम था, जहां से आप ये देखोगे कि इनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता था। कोई भी प्रो इंडिया मूवमेंट या कोई भी प्रो हिंदू मूवमेंट होता था उसको रोकने के लिए। और अब जो ये नेक्स्ट इंसिडेंट में जो बता रहा हूँ, ये एक तरीके से चेन ऑफ एक्शंस डेवलप कर देता है, जो पूरा डोमिनो इफेक्ट देता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इवन आफ्टर, जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर इंडियंस को दे देते हैं। तो ये इंसिडेंट था सुभाष चंद्र बोस जी का सेकेंड टाइम कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का। और वो जो ये प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, ये गांधी के विशेष के विरुद्ध हुआ था। तो आप जानते हैं कि जब गांधी के खिलाफ कोई चीज़ होती थी तभी तो कोई ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता था उनके सामने। ये इंसिडेंट अपने आप में बहुत अनोखा है, बहुत ही दिलचस्प है। इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड मोनोलॉग बाद में बनाना चाहूँगा। तो इसके बाद सुभाष बोस जी जब कांग्रेस छोड़ते तो उनके वफादार उनके साथ उनको फॉलो करते हैं, और सुभाष बोस फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक दूसरी पार्टी खड़ी करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि सुभाष बोस जी को भी गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और कांग्रेस से अलग होना पड़ा, वैसे ही आगे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जो सेम गांधी जी के खिलाफ जो गई हुई चीज़ वो उनको पसंद नहीं आई थी, और वो था रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट ऑफ 1946। स्पेशली गांधी, नेहरू और सरदार पटेल ने ये रिवोल्ट का बहुत ज़्यादा खंडन किया था, और ये इन्होंने कहा था कि अगर ये इंडिपेंडेंट इंडिया में नेवी अगर ऐसा कुछ चीज़ कर देगी तो ये तो उल्टा हमारा ही सरदर्द बन जाएगा। लेकिन आप सबसे बड़ी आयरनी ये देखिए कि जो नेताजी बोस की आईएनए और उनके ऊपर चल रही रेड फोर्ट ट्रायल्स, और उसके चलते जो ये रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट हुआ था, इन दोनों इंसिडेंट ने
ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली को मजबूर कर दिया था कि अब हमारा जो समय है इंडिया के अंदर राज करने का वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो इसी के साथ एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजी गई थी और ये कैबिनेट मिशन बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली एक प्लान ड्रॉ आउट करता है जिसमें इंडिया का पार्टीशन को अवॉइड कर दिया गया था और उसमें कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने ये प्लान को मंजूरी दे दी थी। बट एज वी नो कांग्रेस ऐसे कैसे जी सकता था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट नेहरू ने आउट ऑफ नोवेयर इवन आफ्टर अग्रीइंग टू दिस प्लान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और नेहरू ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो कैबिनेट मिशन का प्लान है ना तो हम इसके तरफ कमिटेड हैं और ना ही हम लीगली बाउंड है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। और ये सिंगल हैंडेडली एक रीजन दे देता है मोहम्मद अली जिन्ना को डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ 1946 को कमिट करने के लिए। और जिसको पता नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन डे होता क्या है, डायरेक्ट एक्शन डे एक ऐसा इंसिडेंट है जो कोलकाता के अंदर अगस्त 1946 में हिंदुओं का ब्रूटल बेरहमी से जेनोसाइड हुआ था और वो भी मुस्लिमों के द्वारा, बस इसीलिए कि उनकी जो पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो पक्की हो जाए। और इन सब के बीच में भी कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया था हिंदुओं को तभी बचाने के लिए। तभी उस टाइम ही लोकल हिंदूज को एक ग्रुप में बन के आना पड़ा था और उन्होंने बहुत ही अच्छा पलटवार किया था। और आप ये देख सकते हैं मेरे फर्स्ट मोनोलॉग में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर रहेगी। तो ये कुछ इंसिडेंट्स लगातार आप देख रहे हैं कि या तो सैबोटेज किया गया है गांधी या फिर कांग्रेस के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स का जो ब्रिटिशर्स को इंडिया से उखाड़ फेंकती। और यही नहीं, ये सिलसिला गांधी का यहीं पे नहीं रुका कि हिंदू जो मर रहे थे, जो बच के आए, उनको हमेशा उनको जिल्लत किया जाए, उनकी बेइज्जती किया जाए। सिर्फ वहाँ पे उनके एक्शंस नहीं रुकते हैं, क्योंकि अभी जो पार्टीशन हुआ था उसके पहले भी कुछ ऐसे एक्शंस हुए थे जहाँ पे गांधी आराम से ये पार्टीशन को रोक सकते थे, या कांग्रेस का जो स्टैंड था वो पार्टीशन को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। पर उन्होंने जब भी ये मौके आए, उनको दो बहुत बड़े क्लियर मौके आए थे, इस पे भी मैं मोनोलॉग अभी शूट करने वाला हूँ, उन्होंने उस 2 दिन पे कुछ भी स्टेप्स नहीं उठाए थे। और जब पार्टीशन हो जाता है और पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू रेफ्यूजीज आते हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली में भी आते हैं, तो कंटिन्यूसली ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने ये इंसिस्ट किया है और एक तरीके से ह्यूमिलिएट किया है जो हिंदू रेफ्यूजीज थे, जो इधर शेल्टर लेने आए हैं, जो बहुत ही ट्रॉमा के थ्रू गुजर के आए हैं। उनको कंटिन्यूसली ये बोला जा रहा है कि आप इंडिया में मत रहो, आपका इधर वेलकम नहीं है, आप जाओ वापस पाकिस्तान में और वहाँ ही रहो, आपकी उधर संपत्ति है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। जबकि यही जो लोग हैं वो वहाँ से कट कट के बच के वापस आए हैं। और तभी भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा गालियाँ, बहुत ज़्यादा तीखे भाषण और जो लाइंस, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हम बोल नहीं सकते, ऐसे सब शब्द यूज़ किए हैं ये रेफ्यूजीज़ के बारे में कि ये लोग क्यों दिल्ली आ गए, दिल्ली को गंदा क्यों कर रहे हैं। और यही नहीं, और सबसे शॉकिंग चीज़ बताता हूँ कि जो पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की जो डिमांड थी, ये जो डिमांड थी गांधी ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखी और इसको अपोज सरदार पटेल भी कर रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे, जबकि सारे एग्रीमेंट्स हो चुके थे, इंडिया को तो पाकिस्तान को दे देने चाहिए थे ये 55 करोड़ रुपए। वो इसलिए अपोज कर रहे थे क्योंकि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया था और ये जो अनशन इन्होंने जब अनाउंस किया तब ये अटैक ऑन गोइंग था। और इसी के बीच में पीछे से नेहरू ने ये पैसे पाकिस्तान को भेज दिए। तो आप देख रहे हैं कि जो कंटिन्यूसली हिंदूज एंड इंडिया जब कांग्रेस से कुछ भी उम्मीद लगाए बैठती है, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तब कांग्रेस अपना असली रूप दिखाती थी। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने साल तक कांग्रेस पावर में कैसे रही। शायद तभी सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था एंड पावर ऑफ मीडिया तब पूरा का पूरा कांग्रेस ने अपने हाथ में रखा हुआ था। पर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया आफ्टर द डेथ ऑफ गांधी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरदार पटेल जो थे वो गांधी के बहुत बड़े भक्त रह चुके थे। वो उनके पहले चेले ही थे। इनफैक्ट वो चेले अपने आप को अभी भी मानते थे, बस वो एंटी गांधी स्टैंड थोड़ा उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया था। पर बिकॉज उनका असैसिनेशन हो गया था जो बहुत ज़्यादा सडन था और अनएक्सपेक्टेड था, तो सरदार पटेल ने बहुत ज़्यादा स्टेप बैक लेके अपने स्टैंसेस को सॉफ्ट कर दिया था। और अब इसके बाद में कुछ मेजर चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हिंदुओं से रिलेटेड थी, जैसे आरएसएस जो इंडिया का एकमात्र ऑर्गेनाइज्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था जो
पीछे से चुपचाप काम करता था फॉर द वेलफेयर ऑफ हिंदूज, फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ हिंदूज, उसको बिना कोई एविडेंस के नेहरू ने बैन कर दिया था। और जस्टिफिकेशन ये दिया था कि गांधी के असैसिनेशन में आरएसएस का हाथ है। लेकिन ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेहरू ने ये चीज़ क्यों की। आंसर सिर्फ एक है, उनको एंटी हिंदुत्व एक नैरेटिव सेट करना था। और ये जो एजेंडा जो सेट करने की कोशिश की, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की नेहरू ने, इसके खिलाफ सिर्फ एक बंदा खड़ा था और वो था सरदार पटेल। और उन्होंने एज हिज रोल एज होम मिनिस्टर उन्होंने एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें डलवाई और उसमें ये निकल के आया। और उन्होंने ये ऑफिशियल लेटर भी लिखा है सरदार पटेल ने कि आरएसएस का गांधी हत्याकांड के अंदर कोई रोल नहीं था। और इस वजह से फिर आरएसएस के ऊपर से बैन हटता है। एंड देन एक और चीज़ होती है 1951 में, और वो होता है सोमनाथ मंदिर, जो मेरे ख्याल से 7वीं या 8वीं बार रीबिल्ड हो रहा होता है। और इसको भी जो रीबिल्ड करने का जो जिम्मा था वो सरदार पटेल ने ही लिया था। इसमें नेहरू को भी इनविटेशन आया था, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनको भी इनविटेशन आया था। नेहरू ऑब्वियसली नहीं जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद को नेहरू एक लेटर लिखते हैं कि आपने जो किया है ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है, ये सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द नेशन को हर्ट करता है, वगैरह वगैरह। इनफैक्ट जब ये रीबिल्ड हो रहा था तो ये मुझे कहानी पता है पर्सनली कि नेहरू ने क्लियरली ये चीज़ बोल दिया था कि गवर्नमेंट के खजाने से 1 रुपया भी ये सोमनाथ मंदिर के रीबिल्ड में नहीं लगेगा। तो सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है, और हिंदुओं ने ये पूरा अपना से क्राउड सोर्स किया पूरे देश में, और इससे फिर ये रिबिल्ड पूरा हुआ था। वापस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है इंडिया के अंदर, वो होता है डेथ ऑफ सरदार पटेल। और उसके पहले से वो काफ़ी हद तक उनकी तबीयत ठीक नहीं रही थी। तो ये मौका मिल गया था नेहरू को अपने एंटी हिंदू एक्ट्स करने को। जैसे 1951 में उन्होंने मंदिरों का पूरा जो कंट्रोल था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वो ले लिया था। 1955-56 के बीच में उन्होंने एक हिंदू कोड बिल लाया, जो हिंदू के मैरिज एक्ट, हिंदू के सक्सेशन एक्ट, हिंदू के गार्डियनशिप एक्ट और वगैरह वगैरह। इसमें आप बोल सकते हो कि जो हिंदू यूनाइटेड फैमिली, जो हम लोग को एक फ़ायदा मिलता है, वो एक थोड़ा पॉजिटिव चीज़ ज़रूर था उसमें। लेकिन ठीक है, ये जो सारी जो हिंदुओं की चीज़ थी इस पे ही टारगेटेड किया गया था। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉज थे उसको पूरी तरीके से अनटच रखा गया था। फिर 1952 के बाद में जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स थी उसको धीरे धीरे चेंज करने लगे। एंड स्पेशली ये जब इंदिरा गांधी के रूल आई तब तो ऑब्वियसली कम्युनिस्ट लोगों ने तो इसको अलग से पूरा ही टेक ओवर कर लिया था। और आपको मालूम है कि आज हम सबसे ज़्यादा गाली देते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को, स्पेशली हिस्ट्री को, क्योंकि हमें क्या पढ़ाया जाता है, जो औरंगज़ेब और जो छावा मूवी के बाद में भी जो एक नागपुर में भी जो इंसिडेंट हुआ था वो भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक दर्शाता है। और एक और चीज़ जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जो मोदी गवर्नमेंट को लाना चाहिए, बार बार हम ये कहते हैं, ये 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड कर दी गई थी। पर नेहरू ने इसको बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर करके अपने आगे काम जारी रखे। क्योंकि उनको ये मुस्लिम अपीसमेंट कंटिन्यू रखना था। और वही दूसरे साइड पे जब भी हिंदूज अपने हक की कोई बात करे तो हिंदूज को कम्युनल ये ऐसा टैग देके उनको लेबल कर दिया जाता था। और हमेशा ही हिंदू से एक्सपेक्टेड था सेक्युलरिज्म। और इन सब के बीच में भी नेहरू एक बहुत विचित्र चीज़ कर रहे थे, और वो था इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन का, जो हमें फार ईस्ट बोलना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलना चाहिए। एंड इवन जब ये इंडिया एज अ कंट्री, जो एक नेशन स्टेट के डेफिनेशन में जब शेप ले रहा था, तभी नेहरू को ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया चाहिए ही नहीं था। तो जब उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ चलो नॉर्थ ईस्ट या फार ईस्ट हमारे देश का हिस्सा रहने वाला है, तो उन्होंने कुछ मिशनरीज को उधर फ्री हैंड दे दिया कि जाओ, आपको जो उधर करना है करिए, आपको जैसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स उधर करने हैं आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई थी। इनफैक्ट 1962 के वॉर में अगर आपने इमरजेंसी मूवी देखी है तो उसमें भी दिखाते हैं कि असम इंडिया के हाथ से जा चुका था, चाइना ने उसको कब्जा कर लिया था। और उस टाइम पे भी नेहरू ने एक तरीके से उस पर हार मान ली थी। बहुत इजी था उनके लिए हार मानना, क्योंकि तभी असम के अंदर ही 7 सिस्टर्स भी आती थी, तो लगभग ऑलमोस्ट द होल नॉर्थ ईस्ट। और अगर आपको जो ये मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा आपको वो ऐसा लगता है कि ये सच नहीं है, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं वेरियर एल्विन नाम करके एक पर्सन का, जो बहुत ज़्यादा एक मिशनरी के एजेंडा को आगे बढ़ाते थे, उनके गोल को आगे बढ़ाते थे। और साथ ही साथ वो पूरे के पूरे जो ये ट्राइबल्स थे नॉर्थ ईस्ट के, उन पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे। और सबको पता ही है, जो मैं ये पूरे चीज़ होने के बाद बता रहा हूँ आप लोग को, कि नारायण सावरकर जी के साथ क्या हुआ था इमीडिएटली आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ गांधी। क्योंकि गांधी हमेशा से जो सबको कहते थे, इवन ज्यूज़ को, जब उनका हॉलोकॉस्ट हो रहा था
जर्मनी में, और जब हिंदूज मरते थे इंडिया के अंदर कोई भी मुस्लिम जेनोसाइड में, तो हिंदूज और जूस दोनों को ये सेम चीज़ कही जाती थी कि आप नॉन वायलेंट का रास्ता अपनाइए, आप इसमें मर जाइए, यही एक तरीके से सामने वाले जो ये परपेट्रेट कर रहे हैं आपके ऊपर उनको प्यूरिफाई करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मेरे को कोट मत कीजिए, बट लगभग ऐसे ही उनके सारे बयान होते थे। जब गांधी को असैसिनेट किया गया तो उनके फॉलोअर्स, जो नॉन वायलेंट के फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जाके जो चित्पावन ब्राह्मण्स थे उसके जो सबसे बड़ा जो लिंचिंग था इंडिया के अंदर, नारायण सावरकर जी का, जो वीर सावरकर जी के छोटे भाई थे, उनको रातों रात अपने घर से घसीट के उनको स्टोन कर करके उनको उधर ही मार डाला। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरी हिपोक्रेसी, पूरी स्टोरी, पूरी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, स्पेशली गांधी, नेहरू, एवरीवन यहाँ पे क्लियर क्लियर दर्शाती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी हिंदुओं की पार्टी नहीं थी। और यही नहीं, जब गांधी और नेहरू दोनों नहीं रहे तब कांग्रेस ने अपना असली रूप दिखाया। उनको भारत की सिविलाइजेशनल जो आइडेंटिटी थी उससे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी कितने बार कहते हैं रिपीटेडली कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसे इंडिया 1947 के पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इंडिया एज इन भारत, इंडिया शायद बाद में नाम पड़ा, बट भारत तो ज़रूर एग्जिस्ट करती थी। और यही नहीं, जो इंदिरा गांधी ने 1975 में जो इमरजेंसी की, वो अपने आप में देश के साथ स्कैम था, तानाशाही का माहौल, डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी गई थी। और आज कांग्रेस, यही कांग्रेस, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा, यही एक्चुअल में आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये आज मोदी गवर्नमेंट को कहती है फैसिस्ट फैसिस्ट, तानाशाह तानाशाह। ठीक है, बहुत गट्स हैं इनमें, अपनी हिस्ट्री बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुए थे, इतने बदलाव हुए थे कि वो एक पूरे सत्र को विद इन दी इमरजेंसी उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और वही लोग कहते हैं आज कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले। यही नहीं, इन्होंने लगातार स्कैम्स किए। जैसे 1920 में तो मैंने कह दिया था कि गांधी ने पहला स्कैम किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। सेकंड किया उन्होंने 1946 का जो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट था उसको अपोज करके। फिर उन्होंने लगातार जो भी एंटी हिंदू, एंटी इंडिया एक्ट्स किए वो, प्लस इंदिरा गांधी का इमरजेंसी, प्लस राजीव गांधी के बोफोर्स स्कैम, प्लस पीवी नरसिम्हा राव, जो इंडिया के वन ऑफ दी फॉन्डेस्ट या बोल सकते हैं कि ग्रेट पीएम में से आते हैं, स्पेशली कांग्रेस के रिजीम से। उनकी जब देहांत हुई थी तब उनको दिल्ली के जो ये पीएम का मेमोरियल था उसमें उनको कोई जगह नहीं दी गई थी। उनको कहा गया था कि आप हैदराबाद जाइए उनकी बॉडी लेकर और उधर ही उनका अंतिम संस्कार कीजिए। और उधर कोई भी कांग्रेस का सीनियर लीडर आके उनके जो अंतिम संस्कार में किसने भी पार्ट नहीं लिया था। अब मैं जो एंड करने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग बिट है, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि ये सिर्फ एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एक्ट्स नहीं हो रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट भी हो रहा था। कैसे? तो आपको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बाय द पीएम मनमोहन सिंह, उन्होंने ये कहा था अपने आई थिंक सेकंड कार्यकाल में। उन्होंने बोला था कि जो इंडिया के रिसोर्सेज है उस पर सबसे पहला हक मुस्लिमों का है, जो हमारी माइनॉरिटी है उनका है। ये पहला जो बयान था ये क्लियर दर्शाता है। दूसरा, 2013 के अंदर कांग्रेस ने पूरी जोर लगाई थी एक ऐसा बिल पास करने के लिए जिसका नाम था कम्युनल वायलेंस बिल। और ये बिल ये कहता था कि चाहे कुछ भी रिलीजियस दंगे हो, राइट्स हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस मेजॉरिटी है उसको ही ब्लेम किया जाएगा। और आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस मेजॉरिटी कौन है, वो है हिंदूज। और ये पूरे इंडिया के जो रिलीजियस मेजॉरिटी है उसको हाईलाइट करता है, नॉट कि जैसे कोई स्टेट्स में हिंदूज माइनॉरिटी में है पर उधर भी उनको मेजॉरिटी ही गिना जाता। ये बहुत बड़ी साजिश थी जो कांग्रेस इसको पूरा नहीं कर पाई। इनफैक्ट 2008 में भी इन्होंने पूरा ट्राई किया था कि हिंदू टेरर नाम दे दिया जाए 26/11 को। और उन्होंने पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर एक बुक भी रेडी रखी थी, 26/11 आरएसएस की साजिश। अगर जो हमारे तुकाराम ओम्बले जी थे, अगर उस दिन जो भी एक कसाब है उसको पकड़ते नहीं तो शायद ये प्रूव भी नहीं हो पाता, और ये शायद प्रूव हो जाता कि ये हिंदू टेरर था। ठीक है, अपने आप में ये सारी चीज़ें इतनी लंबी है कि ये कभी एंड ही नहीं हो सकती, तो मैं अभी इसको यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें वापस सर्कल बैक करती है ये चीज़ पे कि जो ये 4% का जो ये रिजर्वेशन पास किया है कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार ने, कि मुस्लिमों को रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन दी जाएगी,
ये अपने आप से एक बहुत बड़ा एक चूरा बौका है उन्होंने पूरे भारत के सारे सिटीजन्स पे, क्योंकि ये से एक स्टार्ट है, यहाँ से ही पार्टीशन की भी कहानी शुरू हुई थी। और जाते जाते मैं कंक्लूजन में बस एक चीज़ आपको रीड करके बताना चाहता हूँ जो मैंने लिखी हुई है, वो ये है कि कांग्रेस कभी भारत की आवाज़ थी ही नहीं। वो हमेशा से एक अंग्रेज़ों के लिए बनाया हुआ और आज भी एक वोट बैंक के लिए जीने वाली पार्टी रही है। तो इतिहास वही बदलता है जो इतिहास को याद रखता है, और यही मेरा उद्देश्य है आन्विक शिकी विद सात्विक पे आपके सामने ये ऐसा मोनोलॉग लाने का। तो आई होप आपको इसमें से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। आई डोंट नो आपके लिए कुछ इसमें से सीखने लायक हो, बट आई होप कि एक ओपिनियन फॉर्म करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड इसको आप लकीर का फ़कीर मत मानिए, आप इसको ऐसे देखिए कि ये आपके आगे जाके क्यूरोसिटी पैदा करती है। और आप समझिए, जाइए ना चैट जीपीटी पे जाइए, किधर और बुक्स पढ़िए, रिसर्च करिए और समझिए कि एक्चुअल हिस्ट्री हमारी क्या थी, हमारे पे क्यों ये हमेशा से थोपा गया है कि गांधी जी इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, और क्यों गांधी जी का ही नोट पे फोटो है। बाकी भी तो इतने ग्रेट लोग थे। हर दूसरे कंट्री में आप देखेंगे कि मल्टीपल लोगों के अलग अलग नोटों पे फोटो होती है। या फिर इनफैक्ट आप ये क्वेश्चन कर लेंगे कि गांधी जी की नोट पे फोटो होनी भी चाहिए कि नहीं। तो बस ये कुछ आपको ख्यालों के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, और मिलते हैं अगले मोनोलॉग या पॉडकास्ट पे। धन्यवाद, थैंक यू।